मेरा क्लास में आवाज़ तभी नहीं आएगा जब मैं नहीं बोलूँगा, बाकी सब टाइम मेरा क्लास में आवाज़ आएगा। मेरा साइड से कभी कोई नेटवर्क इशू नहीं रहता है, ठीक है। तो मैं लाइव शुरू कर दिया हूँ। किसी को लिंक मिला, मतलब जो लोग सब्सक्राइब किए होंगे उन लोगों को नोटिफिकेशन आया होगा ना। किसी को लिंक मिला है तो अभी आ गया। बड़ा तेज़ी से काम कर रहा है यूट्यूब। चलिए मैं वैसे आपको ग्रुप में अच्छा, यूट्यूब वैसे ही तेज़ काम करता है, सर्वे से कोई मतलब नहीं है उनको। ठीक है। तो अब हम लोग, आपको पहले वाइट बोर्ड दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि काला बोर्ड तो रहेगा नहीं। तो वाइट बोर्ड कहाँ है? ये कौन है भाई? सीबी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मेरे क्लास में क्या कर रहे हैं? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पता नहीं, कोई भी हो। मेरे क्लास क्या करेगा स्पाई करके? मैं तो नहीं किसी का खून कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैं एक और इससे भी जुड़ जाऊँ। पिछली बार हम लोग क्या पढ़े थे, कहाँ तक सीखे थे? अरे कल के क्लास में कहाँ तक सीखे थे भाई? हैं? खत्म हो गया था शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ग्राफ कौन सा ग्राफ बनाया हूँ मैं कोई ग्राफ तो बनाया नहीं हूँ। हाँ, वो फेजर डायग्राम होता है, ग्राफ नहीं होता, ठीक है। ग्राफ और फेजर डायग्राम में डिफरेंस रहता है, ठीक है। पिछली क्लास में जो बनाया हूँ वो फेजर डायग्राम है, ग्राफ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का देखे थे। तो हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का क्या देखे थे, एक फेजर डायग्राम ड्रा किए थे। उससे हम लोगों ने वी एस का फार्मूला निकाला था, कॉस फाई एस का फार्मूला भी निकाला था, है ना, आई थिंक। तो एक मिनट। ठीक है। तो पिछली बार हम लोगों ने क्या फेजर डायग्राम एक बार देखिए, मैं क्या किया हूँ, पहले करंट आई लिया हूँ, ठीक है। और करंट आई के सामने आपका वी आर होगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज। वी आर से कभी भी मेरे से सीधा लाइन ड्रा नहीं हो पाता। वी आर से यहाँ पे आई आर होगा, उसके बाद आई आर का पैरेलल में आई एक्सएल होगा, उसके बाद इन दोनों को मिलाते हुए वी एस जाएगा। तो ये एंगल आपका जो रहेगा, ये आपका फाई आर होगा, और ये एंगल आपका फाई एस होगा। बाद में इस ट्रायंगल को हम लोग ऐसा डॉटेड बना के पूरा किए थे। उसके बाद हम लोगों को एक इक्वेशन आया था, हमारा इक्वेशन क्या आया था, जो इक्वेशन हम लोगों को आया था, ये जो महान आत्माएं रहते हैं, ये लोगों को कोई बताता है क्या कि क्लास शुरू हो गया, आओ ज्वाइन कर लो? हैं? जब क्लास शुरू हो जाता है तभी ज्वाइन करेंगे। मतलब ये वो लोग हैं जिनके पास भाई टाइम नहीं रहता, टाइम टू टाइम एग्जैक्टली जब शुरू होगा तभी, 1 मिनट पहले भी नहीं ज्वाइन करेंगे, 1 मिनट बाद में भी ज्वाइन नहीं करेंगे। जब क्लास शुरू होगा तभी ज्वाइन करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो ये ऐसा आपका एक ट्रायंगल बनाता, तो इससे अब मैं क्या किया हूँ, मैं आपका वो सी स्क्वेयर, वो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या किया हूँ, वो डी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वायर किया हूँ। तो मेरा फाइनली वी एस का फार्मूला आया था। वी एस का फार्मूला मुझे क्या आया, अंडर स्क्रोल वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर होल स्क्वायर प्लस वी आर साइन फाई आर प्लस आई एक्सएल होल स्क्वायर, ठीक है। तो हाँ, ये मेरा वी एस का फार्मूला आया था। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं थे ना यहाँ तक?
ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इसके बाद हमने पहला क्या किया था, वोल्टेज रेगुलेशन का आपका फार्मूला बताया था। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या होगा, वी एस माइनस वी आर बाई वी आर इंटू 100। यहाँ पर वी एस नहीं आएगा, वी आर आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सेंडिंग एंड पावर फैक्टर भी हमको चाहिए। सेंडिंग एंड पावर फैक्टर आपका क्या होता है, कॉस फाई एस। कॉस फाई एस का आपको फार्मूला चाहिए। तो मैं आपको क्या बताया था, आपको अगर सेंडिंग एंड पावर फैक्टर चाहिए तो ये पूरा बड़ा सा ट्रायंगल मान लीजिए। तो इसमें अगर फाई एस चाहिए तो क्या होगा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज होगा। एडजेसेंट वो डी होगा, हाइपोटेन्यूज आपका वो सी होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताया था एडजेसेंट वो डी बाई वो सी। तो इसको आप जब करेंगे तो आपको क्या आएगा, वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर अपॉन वी एस। तो ये आपका क्या आएगा, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर का फार्मूला आएगा, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा होगा ना, तीसरा तो नहीं होगा। उसके बाद आपका तीसरा क्या है, तीसरा आपको क्या मेजर करना था, पावर डिलीवर्ड। कितना पावर डिलीवर हुआ है, डिलीवर मतलब रिसीविंग साइड पावर। कभी भी पावर डिलीवर्ड बोलेंगे या रिसीव्ड पावर बोलेंगे, सब एक ही होता है। रिसीविंग साइड कितना पावर आया, तो रिसीविंग एंड का पावर आपका क्या होगा, वी आर आई आर कॉस फाई आर, ठीक है। हाँ, वी आर आई आर कॉस फाई आर होगा, ठीक है। तो उसके बाद ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमको लाइन लॉसेस चाहिए। तो लाइन लॉसेस इज इक्वल टू आपका क्या होगा, आई स्क्वेयर इंटू आर, ठीक है। लाइन लॉसेस आपका क्या होंगे, आई स्क्वेयर इंटू आर होंगे। उसके बाद अगर आपको पावर सेंट चाहिए, मतलब आपने कितना पावर सेंड किया है, मतलब वो सेंडिंग एंड पावर चाहिए, तो आपका सेंडिंग एंड पावर क्या होगा, रिसीविंग एंड पावर आपका कितना है, वी आर आई आर कॉस फाई आर प्लस लाइन में कितना लॉसेस हुआ है। लाइन में जो लॉसेस होंगे वो क्या होंगे, आई स्क्वेयर आर लॉसेस होंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर मुझे सेंडिंग एंड पावर पता है, रिसीविंग एंड पावर पता है, तो मुझे यहाँ पे मैं क्या निकाल सकता हूँ, एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। तो एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होगा, पावर डिलीवर्ड मतलब कितना पावर आपको रिसीव हुआ है डिवाइडेड बाय पावर सेंट, कितना पावर आपने भेजा है इंटू 100। वही होता है ना, पावर डिलीवर्ड आउटपुट है, पावर सेंड इनपुट है। जो डिलीवर हुआ है मतलब जो रिसीव हुआ है वो आपका आउटपुट है, जो सेंड हुआ है वो आपका क्या है, इनपुट है। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में यहाँ से सेंड करेंगे, यहाँ पे रिसीव करेंगे, है ना, तो डिलीवरी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का एफिशिएंसी का फार्मूला तब क्या होगा, पावर डिलीवर्ड का फार्मूला क्या था, वी आर आई आर कॉस फाई आर अपॉन पावर सेंड का फार्मूला क्या था, वी आर आई आर कॉस फाई आर प्लस आई स्क्वेयर इंटू आर, ठीक है, इंटू 100। यह आपका क्या होता है, एफिशिएंसी का फार्मूला होता है। तो यहाँ तक पूरा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस था। यहाँ तक क्लियर था आपको। अरे पावर सेंट मतलब सेंडिंग एंड पावर होता है, पावर डिलीवर्ड मतलब रिसीविंग एंड पावर होता है, ठीक है। डिलीवर्ड रिसीव्ड ये दोनों मीनिंग सेम होता है, ये रिसीविंग एंड पावर होता है। पावर सेंट मतलब सेंडिंग एंड पावर होता है, मतलब यहाँ का पावर को सेंट पावर बोलते हैं। यहाँ जो पावर मिलता है वो हमारा डिलीवर्ड पावर होता है। डिलीवर्ड मतलब मिल गया आपको, सेंट मतलब भेजे है, तो जो भेजे है वो सेंडिंग एंड पावर होगा, जो रिसीव किए हैं वो डिलीवर्ड किए हैं वो आपका रिसीविंग एंड पावर होगा, ठीक है। दोनों अलग अलग है, ठीक। तो वाली ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देखे थे, ठीक है। तो हम लोग देखे थे कि हम लोग यहाँ पे ये देखे थे कि ये सब देखे थे कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो, लाइन लॉस, पावर शेंट सब कैलकुलेट किए है ना। लेकिन यहाँ पे आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन खत्म नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन खत्म नहीं होता, ठीक है। लाइव स्ट्रीम चल रहा है ना, द ऑडियो स्ट्रीम लोअर देन, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो हमको आगे क्या करना है, इस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के ये जो फेजर डायग्राम जो बना था आपका, जो ये पहला वाला फेजर डायग्राम जो बना था,
ठीक है। इस फेजर डायग्राम को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ये जो फेजर डायग्राम अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो इस फेजर डायग्राम को हम लोग क्या करेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखेंगे, ठीक है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इतना मत खा लिया कर, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो फेजर डायग्राम है, मैं हर बार फिर से फेजर डायग्राम इसलिए ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए फेजर डायग्राम, ठीक है। तो फेजर डायग्राम हम लोग क्या कर रहे थे, पहले क्या ले रहे थे, करंट आई ले रहे थे, ठीक है। इसके लीडिंग में हमारा क्या आएगा, वी आर आएगा। इसका एंगल जो होता है ये फाई आर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा रेसिस्टर के पास ड्रॉप होगा और यहाँ पे हमारा इंडक्टर के पास ड्रॉप होगा। उसके बाद इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, वी एस बनेगा, और इस एंगल को हम लोग क्या बोले, फाई एस बोले, ठीक है। तो उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस कर्व को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये जो वी एस वाला लाइन है, ये वी एस के परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रा करूंगा, ठीक है। उसके बाद वी एस के परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रा करूंगा, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलरली जो लाइन डॉटेड लाइन जो ड्रा किया हूं, इसके परपेंडिकुलरली एक और डॉटेड लाइन ड्रा करूंगा ताकि वो आके इसको, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ऐसा किया हूँ, क्या किया हूँ, वी एस का परपेंडिकुलर का लाइन ड्रा किया हूँ और उस परपेंडिकुलर लाइन से फिर से एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया हूँ। तो ये मेरा क्या हुआ, ऐसा मेरा बना है, ठीक है, ऐसा मेरा बना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो वी आर लाइन है इसको हम लोग और एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, और वी आर लाइन को और एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद यहाँ से एक फिर से परपेंडिकुलर लाइन इसको जोड़ते हुए ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ऐसा मैं क्या किया हूँ, अपना कर्व, अपना जो फेजर डायग्राम इसको थोड़ा मॉडिफाई किया हूँ। मॉडिफाई कैसे किया हूँ, पहले मैं क्या किया हूँ, वी आर लाइन का एक्सटेंड किया हूँ, उसके साथ वी एस का एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया हूँ, फिर से इस परपेंडिकुलर लाइन से एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया हूँ। ऐसा मैं ये ब्लैक वाला जो है ये पूरा मैं क्या किया हूँ, मैं अपना एक्स्ट्रा ऐड किया हूँ, ठीक है। तो ये ब्लैक वाला पूरा आपको समझ में आया। तो आपका नोटेशन फिर से मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपका वो है, तो ये वाला पॉइंट आपका ये होगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट आपका बी होगा, ये वाला पॉइंट आपका सी होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका उसके बाद आपका ये लोग क्यों इधर उधर दौड़ते रहते हैं। उसके बाद आपका एफ होगा, ये आपका जी है, ये आपका एच है, ठीक है। तो ऐसा मैं दिया हूं, ठीक है। हो गया आना जाना आप लोगों का। क्या हुआ, यूट्यूब में कुछ दिक्कत आ रहा है क्या, इधर क्यों, इधर इतना क्यों भाग रहे हो, रुको मैं ही चेक कर लेता हूँ। मुझे लग रहा है वहाँ पे सब कुछ ठीक है यार यूट्यूब में। ठीक है, तो चलिए, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये कर्व को मैं मॉडिफाई किया हूँ, तो ये कर्व को जो मॉडिफाई किया हूँ, ये मॉडिफिकेशन आपको समझ में आए हैं। इस कर्व को जो भी मॉडिफिकेशंस किया हूँ वो मॉडिफिकेशंस आपको समझ में आए सबको। यहाँ पे देखिए मैं कुछ नहीं किया हूँ, मैं यहाँ पे किया क्या हूँ, पहले ये वो सी जो लाइन है मतलब बी एस वाला लाइन को परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा किया हूँ, उसके बाद उस परपेंडिकुलर लाइन से एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया हूँ ताकि ये आई आर वाले लाइन को एक जगह कट करे। उसके बाद ये वी आर वाले लाइन को एक्सटेंड किया हूँ ताकि ये जाके इससे टच करे,
तो ऐसा मैं मॉडिफिकेशन किया हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये वो सी जो है, ये वो से लेके सी लाइन और वो से लेके एफ लाइन दोनों आपका क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। मतलब आपका वो सी अप्रोक्सीमेटली आपका वो एफ का इक्वल है। तो अब आपका वो एफ क्या होगा, वो एफ आपका क्या होगा, वो ये प्लस क्या होगा, ये जी प्लस जी एफ, यही होगा ना। तो अब आपका वो ये कितना है, वो है आपका वी आर है, ठीक है। और आपका ये जी कितना होगा, अब आपको ये जी का वैल्यू चाहिए। तो आप जब आप मैथ पढ़े होंगे और जब आप लाइंस वाइंस सब पढ़े होंगे मैथ में, तो आपको दो पैरेलल लाइन से कट करते हैं तो एंगल्स कुछ जगह सेम रहते हैं, ऐसा आप कुछ पढ़े होंगे, है ना। दो पैरेलल लाइन जब कट होते हैं तो नीचे एंगल ऊपर एंगल सेम रहता है, उसको अलग अलग नाम रखे रहते हैं, मुझे इतना याद नहीं है, बहुत दिन हो गया मैं मैथ पढ़ के। लेकिन उसके हिसाब से अगर यहाँ पे एंगल आपका फाई आर है तो यहाँ पे भी आपका एंगल क्या होगा, फाई आर होगा। और ऊपर भी यहाँ पे भी आपका एंगल क्या होगा, ठीक है। हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ, जो भी है, हिंदी में जो भी है, इंग्लिश में जो भी है, लेकिन अगर ये फाई आर है तो यहाँ पे भी आपका फाई आर होगा और यहाँ पे भी आपका फाई आर होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये, अब अगर आप ट्रायंगल ये जी बी, अगर आप ट्रायंगल ए जी बी देखेंगे तो ट्रायंगल ए जी बी आपका क्या हो रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। तो उसके हिसाब से अगर मुझे ए जी चाहिए तो यहाँ पे मेरा ए जी क्या होगा आपका ये जी बी ट्रायंगल, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये जी बी, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ उसको। तो इस ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपका आई आर क्या है, हाइपोटेन्यूस है ना। आपका आई आर हाइपोटेन्यूस है। तो इससे आप ये जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप कॉस फाई आर का फार्मूला निकाल डालेंगे तो ये जी अपॉन आई आर होगा। तो इससे ये जी इज इक्वल टू आपका क्या होगा, आई आर कॉस, ठीक है। तो ये जी का वैल्यू आ गया, बाद में डालेंगे। उसके बाद मुझे जी एफ का वैल्यू चाहिए। अब मुझे जी एफ का वैल्यू कैसे मिलेगा, अब आप लोग ये वाला ट्रायंगल ऑब्जर्व करिए, ट्रायंगल सी बी एच, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, आई एक्सएल आपका हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे अगर मैं साइन फाई आर का फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन फाई आर लगाओगे, यहाँ पे भी कॉस फाई आर लगाओगे, साइन फाई आर लगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे एंगल है, सी के पास एंगल है। तो यहाँ पे अगर आप साइन फाई आर फार्मूला लगाओगे तो, तो आपका साइन फाई आर आपका क्या होगा, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट आपका बी एच होगा और हाइपोटेन्यूज आपका आई इंटू एक्सएल होगा। तो आपका बी एच इक्वल टू क्या होगा, आई एक्सएल इंटू साइन फाई आर। तो आप एक चीज और देख सकते हैं, आपका बी एच और आपका जी एफ दोनों का लेंथ क्या है, तो जी एफ और बी एच का लेंथ सेम है। मतलब आपका जी एफ क्या होगा, आई एक्सएल इंटू साइन फाई आर होगा, ठीक है। तो फाइनली मेरा यहाँ पे ए जी की जगह क्या डालूंगा, आई आर कॉस फाई आर, प्लस जी एफ की जगह क्या डालूंगा, आई एक्सएल इंटू साइन फाई आर। ये आपका क्या होगा, वो सी का फार्मूला होगा। वो सी आपका क्या होता है, वी एस होता है। तो वी एस इक्वल टू आपका फाइनल फार्मूला क्या आया, वी आर प्लस आई आर कॉस फाई आर प्लस आई एक्सएल साइन फाई आर, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, वी एस का एक और फार्मूला है जो कि आपको ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिला है। पहले आपका वी एस का फार्मूला क्या मिला था, वी एस इज इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट में वी आर प्लस वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर होल स्क्वेयर प्लस वी आर साइन फाई आर प्लस आई एक्सएल होल स्क्वेयर, ये फार्मूला था। लेकिन अब वो क्या हुआ, सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई होकर क्या हुआ अरे जो बात कर रहे हो लोग माइक बंद कर लो यार।
यही बंद कर दिया उसका मुंह। ठीक है, वहाँ बहुत टाइम से बतिया रहा था बगल में। ठीक है, तो पहले आपका वी एस का फॉर्मूला क्या हुआ, वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर होल स्क्वायर प्लस वी आर साइन फाई आर आई एक्स एल होल स्क्वायर था। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग अप्रॉक्सीमेट कर्व से, ये आपका अप्रॉक्सीमेट कर्व है, तो उससे आपका वी एस का फॉर्मूला क्या आया, वी आर प्लस आई आर कॉस फाई आर प्लस आई एक्स एल साइन फाई आर। तो ये भी एक वी एस का फॉर्मूला है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है और ये आपका अप्रॉक्सीमेट ये आपका अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला है। ठीक है, दोनों में आप जो भी यूज कर सकते हो आपका कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है आपको। तो वीएस का मैं आपको दो फार्मूला दिखाया हूं, कल जो फार्मूला दिया था वो एक मिनट है, तो कल जो फार्मूला दिया था वो आपका एलाबोरेटेड फार्मूला था, और आज जो फार्मूला दिया हूं आपको वो आपका अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है। तो न्यूमेरिकल जब आपको करवाऊंगा तो आप जो भी कन्वीनियंट फार्मूला है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर कॉस फाई आर प्लस आई एक्सएल साइन फाई आर, ये आपका अप्रोक्सीमेशन करने के बाद, पहले अप्रोक्सीमेशन हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, वो सी और ओ एफ बराबर लाइन माने थे, लेकिन थोड़ा अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान के ओ एफ को एलाबोरेट किए, तो हमारा वी एस का ये अप्रोक्सीमेट फार्मूला आया। लेकिन वी एस का पहला जो फार्मूला था वो भी था, ये भी है। ठीक है, दोनों में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम का कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड होके। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलेंगे, अभी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, इसको और थोड़ा और जानेंगे। अब और थोड़ा क्या जानेंगे, अब हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स नोटेशंस में देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नोटेशंस में कुछ नया बात नहीं बोल रहा हूं, अब हम लोग इसको क्या देखेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नोटेशन। मतलब मैं आपको एक बताया था एक दिन इसके पहले भी, जब हम लोग शायद इंडक्टेंस कैपेसिटेंस जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो आपको मैं बताया था एसी को ऐसा सीधा नहीं दिखाते, एसी को हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि एसी को जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, वी आर मेरा जो होगा रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये मेरा डीसी वैल्यू तो है नहीं, ये एसी है, मतलब ये एक वेक्टर है। आई आर जो है ये मेरा डीसी वैल्यू तो ये नहीं, ये भी एक एसी है, तो ये भी एक वेक्टर है। ठीक है, तो अब इसको मैं वेक्टर फॉर्म में भी देख सकता हूँ, है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक और फेजर डायग्राम दिखा रहा हूँ, वो भी जान लीजिए कैसे होता है। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार मैं रेफरेंस करंट नहीं ले रहा हूँ, इस बार मैं रेफरेंस क्या ले रहा हूँ, रिसीविंग एंड वोल्टेज को मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। ठीक है, इस बार मैं रेफरेंस क्या ले रहा हूँ, रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर को मैं क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपका आई क्या होगा, लैगिंग होगा लीडिंग होगा, आई पीछे होगा, है ना, ये आपका फाई आर है। ठीक है, तो उसके बाद आप आई आर आप कैसे डालोगे, आई आर अगर आपको दिखाना है तो आप आई आर कैसे डालोगे, मैं आपको बताया था वी से शुरू करना है, तो वी आर से शुरू करना है, और ये आई आर जो होगा वो आई का पैरेलल होना चाहिए। मतलब आपका आई आर कैसे होगा, ऐसा हो सकता है नहीं। उसके बाद आपका आई एक्सएल, आपका आई एक्सएल क्या होता है, आई का परपेंडिकुलर, आपका आई इस डायरेक्शन में है तो आई एक्सएल इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब इस डायरेक्शन में हो सकता है। उसके बाद ये आपको दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या आएगा, वी एस आएगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे मैं एक और छोटा डॉट 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 दिखाऊंगा, एक छोटा सा एक और। ठीक है, सारे पेन यूज कर लिया हूँ क्या, चलो रंग रंग पेन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका आईजेड बोल सकते हैं इसको, क्योंकि आपको पता है कि अगर रेसिस्टेंस है और रिएक्टेंस है तो रेसिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस मिलके आपका क्या बनाएंगे,
इम्पीडेंस बनाएंगे ना, तो ये रेसिस्टेंस आई आता, ये आई एक्सएल था, तो ये दोनों का सम हमारा क्या होगा, आई जेड होगा ना, तो यहाँ पे आई जेड लिखा हूँ, ठीक है, आई जेड होगा। तो ऐसा भी एक कर्व बना सकते हैं ना फेजर डायग्राम। मैं आपको इतना सारा फेजर डायग्राम्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप आगे आगे जाके कोई बुक में पढ़ लोगे। और मान लो अभी मैं आपको बता दिया हूँ कि मैं रेफरेंस आई ले रहा हूँ, आई ले रहा हूँ, तो वी आर ऊपर आएगा, तो आई आर ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा बता दिया हूँ। बाद में अगर आपको कभी ऐसा दिखेगा तो हमारा जो कुछ लोग हैं क्लास में, उन लोगों को पहले ही डाउट आएगा, सर ये क्या है, यहाँ आपने तो ऊपर बताया, यहाँ तो नीचे है। भाई सब कुछ एक ही है। वहाँ पे मैं क्या किया हूँ, इसको रेफरेंस माना हूँ, आई को रेफरेंस माना हूँ, तो आई स्ट्राइट हो गया, तो वी आर आपका कर्व आया, बेंड आया। लेकिन यहाँ पे मैं वी आर को रेफरेंस माना हूँ, तो आई मेरा नीचे आएगा, ठीक है। तो वही है, ठीक है। तो ये एक और फेजर डायग्राम नोटेशन है, ठीक है, क्लियर है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को इसको फेजर नोटेशन में देखना है। तो मैं आपको बताया था आपका वी आर आपका क्या है, रेफरेंस है। तो वी आर का अगर आप फेजर नोटेशन देखोगे, तो वी आर आपका रेफरेंस है, तो वी आर के पास कोई एंगल नहीं रहेगा, तो उसको मैं वी आर जे जीरो दिखाऊंगा, ठीक है। वी आर को मैं क्या दिखाऊंगा, वी आर इज इक्वल टू वी आर प्लस जे जीरो। जे जीरो इसलिए है क्योंकि ये मेरा रिफरेंस है, मतलब इसी से मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे करंट चाहिए। करंट आई आपका क्या होगा, करंट लैगिंग में है ना वी से, कितना एंगल लैगिंग में है, करंट आप फाइव आर एंगल लैगिंग में है ना, तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, आई एट द रेट ऑफ एंगल, यहाँ पे आपका एंगल लिखना है, कितना एंगल है, ये आपका पोलर फॉर्म है। इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आई इंटू कॉस फाइव आर माइनस जे साइन फाइव, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अब आपका जेड, जेड भी आपका एक वेक्टर होगा, तो जेड इज इक्वल टू आपका क्या होगा, आर प्लस जे एक्सएल, ठीक है, जेड का ये होगा, ठीक है। तो अब आप बताइए आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज वी एस, सेंडिंग एंड वोल्टेज वी एस इज इक्वल टू रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर प्लस पूरा ड्रॉप आई इंटू जेड, ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख, कुछ नया नहीं बताया हूँ, ये मेरा ट्रांसमिशन लाइन है। तो यहाँ का वोल्टेज अगर वी आर है, सॉरी वी एस है, और यहाँ का वोल्टेज अगर वी आर है, तो मुझे वी आर वोल्टेज पता है क्योंकि वही मेरा रेफरेंस वोल्टेज था। तो मुझे वी एस चाहिए, तो वी एस इज इक्वल टू, मुझे क्या पता है, आउटपुट वोल्टेज वी आर पता है, प्लस यहाँ पे बीच में क्या क्या लॉसेस ड्रॉप होंगे, एक रेसिस्टेंस की वजह से ड्रॉप होगा और एक इंडक्टिव रिएक्टेंस की वजह से ड्रॉप होगा, तो दोनों को मिला के इम्पीडेंस मान सकते हैं। तो पूरा ड्रॉप इम्पीडेंस इंटू आई, तो यहाँ पे क्या होगा, आई इंटू जेड होगा। लेकिन ये वेक्टर है क्योंकि ऐसी क्वांटिटी है, तो ऊपर सर के ऊपर एरो मार्क लगा देंगे। तो वही मेरा इक्वेशन था जो यहाँ पे आया था, ठीक है। हाँ हाँ, माइनस आएगा, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि, क्योंकि कहाँ पे आर प्लस, ये प्लस ही रहेगा। जेड का फार्मूला आपका जो होता है वो आर प्लस जे एक्सएल होता है, और आई का ये जेड का नॉर्मल फार्मूला है, जेड का फार्मूला आर प्लस जे एक्सएल है। और ये जो यहाँ पे है आई आर क्रॉस फाइव आर माइनस जे साइन फाइव आर, ये आई का ये पोलर फॉर्म है। तो जब हम पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म का इक्वेशन में कॉस फाइव आर माइनस जे साइन फाइव आर आता है। और यहाँ पे कोई पोलर फॉर्म नहीं लिखा है, यहाँ पे मैं सीधा रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ, और रेक्टेंगुलर फॉर्म में आर प्लस जे एक्सएल ही रहेगा, ठीक है। इसमें कुछ बैकग्राउंड मैथ्स में कुछ नहीं बता सकता क्योंकि पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते समय
यहाँ पे कॉस फाई आर माइनस जे साइन फाई आर आता है, और मैं जेड का वैल्यू मैं सीधा पोलर फॉर्म में लिखा हूँ जो कि आपका आर प्लस जे एक्सएल होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इस इक्वेशन में वी आर का वैल्यू, आई का वैल्यू, जेड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा। ठीक है, तो इसमें अगर क्योंकि भाई तुम लोगों को अभी वो भी माइनस भी लिखना पड़ेगा क्या, मैं पहले यहाँ पे क्या लिया हूँ कर्व में, आप देखिए ये कर्व आपका क्या है, लैगिंग वाला है या लीडिंग वाला है। यहाँ पे करंट आपका वोल्टेज को लैग कर रहा है या लीड कर रहा है, तो लैगिंग कर रहा है मतलब वो एंगल जो होगा वो नेगेटिव एंगल ही होगा ना। चलो यहाँ पे नेगेटिव लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ अब यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया हूँ, तो जब पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिखेंगे, उसके बाद कॉस ऑफ माइनस फाई आर प्लस जे साइन ऑफ माइनस फाई आर। तो कॉस ऑफ माइनस फाई आर कॉस माइनस को खा देगा, तो खाएगा तो कॉस फाई आर ही रहेगा, लेकिन साइन माइनस को नहीं खा पाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस साइन फाई आर होगा। ठीक है, तो इतना तो आपको थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए। जब यहाँ पे करंट वोल्टेज के नीचे है, वोल्टेज के नीचे मतलब करंट आपका लैगिंग है, तो यहाँ पे जो फाई आर होगा वो यहाँ पे माइनस फाई आर ही होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना माइनस क्यों आया है। यहाँ पे एंगल पी, ये एंगल माइनस फाइव यार लिख लो आप लोग, मैं नहीं लिखा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वो करंट वोल्टेज के नीचे है तो वो लैगिंग है तो यहाँ माइनस फाइव यार लिख लो तो आपका यही आएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब हम लोग वी आर की जगह वी आर का फार्मूला लिखेंगे। वी आर का आपका फार्मूला क्या है, वी आर प्लस जे जीरो प्लस आई की जगह आई का फार्मूला लिखेंगे। आई का फार्मूला क्या है आई इंटू कॉस फाई आर माइनस जे साइन फाई आर। जेड का फार्मूला लिखेंगे, जेड का फार्मूला आपका क्या होगा, आर प्लस जे एक्सएल। तो अब इसको सॉल्व करिए, मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिए। यहाँ पे वी आर है तो जे जीरो आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, जे जीरो आपका जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे वी आर ही रहेगा प्लस यहाँ पे आई को इधर ही रखिए, पहले इनको मल्टीप्लाई करिए, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस फाई आर माइनस जे आर आएगा नहीं आएगा। ठीक है, प्लस जे एक्सएल कॉस फाई आर, जे इंटू जे क्या होता है, जे इंटू जे जे स्क्वायर होता है, तो जे स्क्वायर आपका कितना होगा, हाँ वही स्टार्टिंग है हमारा, उसी से हम लोग सब कुछ ले रहे हैं, तो वी आर से ही हम शुरू कर रहे हैं ना। बीच में आप लोग बीच में आप लोग सो जाते हो। वी आर आपका जो होता है, यहाँ पे कल में देखिए वी आर से ही मैं शुरू कर रहा हूँ, वी आर मेरा रेफरेंस है और ये आपका जीरो एंगल पे है, तो वी आर के पास जीरो आएगा। उसके बाद आई आर पीछे है, तो कितना पीछे है, फाइव आर पीछे है, तो माइनस फाइव आर ले हूँ यहाँ पाई में। ठीक है, वी आर जीरो एंगल वहीं पे शुरू हो रहा है, तो जीरो से शुरू हो रहा है तो उसको जीरो लिया। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ क्या आएगा, जे माइनस 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 जे स्क्वेयर प्लस हो जाएगा प्लस इसको सॉल्व करो यार, करके बताओ तुम ही लोग। हुआ कितना आया, हाँ 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 हाँ, पता नहीं क्या बोला है। हम्म, इस इक्वेशन को फिर से सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके रियल टाइम्स एक साइड, इमेजिनरी टाइम्स एक साइड लिखोगे, तो आपका ये जो बचेगा यहाँ पे वी आर बचेगा, और यहाँ पे रियल टर्म क्या है, प्लस आई आर
कॉस फाई आर एक रियल टर्म में, आई भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, प्लस आई एक्सएल साइन फाई आर, ठीक है, ये पूरा आपका रियल टर्म्स है, प्लस अब जे वाला लिखिए। अगर आप जे वाला लिखेंगे, जे वाला टर्म्स कौन कौन सा है, एक आपका आर साइन, एक आपका क्या है जे वाला टर्म्स में आई एक्सएल कॉस फाई आर प्लस, प्लस नहीं माइनस, सॉरी, माइनस आई आर, यही है ना, ऐसा ही आएगा ना आपको। तो ये आपका वी एस का फॉर्मूला है। इसमें क्या होगा, ये आई आर कॉस फाई आर ये रियल टर्म में आई मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके बाद ये वाला यहाँ पे कुछ नहीं है, ये वाला आपका रियल टर्म है, तो सारे रियल टर्म से एक टर्म लिखेंगे, तो वी आर प्लस आई आर कॉस फाई आर प्लस आई एक्स एल साइन फाई आर, ठीक है। उसके बाद इमेजनरी टर्म से एक साइड लिखेंगे, तो ये एक इमेजनरी टर्म है, ये एक इमेजनरी टर्म है, तो प्लस जे कॉमन करूंगा, पहले ये वाला आएगा एक्सएल कॉस फाई आर, आई मल्टीप्लाई होगा तो आई आएगा, और ये वाला एक जगह आएगा आर साइन फाई आर, आई मल्टीप्लाई आया होगा तो यहाँ पे आई आएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट वी एस का फॉर्मूला है। तो अगर इसको आप ये कैसे फार्मूला में है, ये प्लस जे बी फार्मूला में है, तो इसको अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं कैसे लिखता हूँ, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं ना, तो उसके हिसाब से लिखेंगे। तो आपका वी एस का फार्मूला क्या होगा, वी एस का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वी एस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट वी आर प्लस आई आर कॉस फाई आर प्लस आई एक्स एल साइन फाई आर होल स्क्वायर प्लस आई एक्स एल कॉस फाई आर माइनस आई आर साइन फाई आर होल स्क्वायर। ये आपका वी एस का फॉर्मूला होगा अगर आप कॉम्प्लेक्स नोटेशन से करेंगे तो, ठीक है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज लेके करेंगे तो, ठीक है, ये भी एक वी आर का फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे मैं खत्म हो गया, अब इसके बाद आपको डेरिवेशन नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे आपका खत्म हो गया है, इससे मैं ज़्यादा दिमाग नहीं खाऊंगा। तो अब आप एक चीज़ ये बताइए, अभी तक मैं जो किया हूँ इसमें मैं कहीं बोला भी नहीं हुआ सिंगल फेज है या थ्री फेज है, तो अभी तक जो भी कैलकुलेशन एनालिसिस जो भी किए थे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का, ये आपका क्या है, सिंगल फेज का है या थ्री फेज का है, ठीक है। हाँ, तो अब ये बताइए, अब आपको एक डायग्राम डाल रहा हूँ यहाँ पे, एक डायग्राम यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, देखिए, ये एक फेज है, ठीक है, कौन है भाई रोड पे बैठ के क्लास सुन रहा है क्या, ठीक है। तो ये मेरा सेंडिंग एंड साइड है और ये मेरा रिसीविंग एंड साइड है, और ये बीच में जो है आर एक्सएल और यहाँ पे भी आर एक्सएल, ये मेरा लाइन में रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस है। तब मैं बताऊंगा इसके एनालिसिस करो, तो कैसे करोगे, अब आपको ये बताया गया हूँ कि अब आप एक थ्री फेज लाइन दे दिया हूँ भाई, यहाँ पे वी एस सेंडिंग एंड वोल्टेज है, वी आर आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज है, तो आपको बोल रहा हूँ चलो करो इसका, ये भी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, इसका लंबाई 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर से कम है, और इसका जो वोल्टेज है वो 20 किलोवोल्ट से कम है, तो ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ही आया है। तो अब इसका एनालिसिस करो, तो कैसे करोगे, क्या एक जगह कर लोगे, सब एक ही जगह तो दिया हूँ, आर पूरा लाइन का एक जगह दिया हूँ, एक्सएल पूरा लाइन का एक जगह दिया हूँ, यहाँ पे तीन अलग अलग लाइन है क्योंकि थ्री फेज है ना,
तो इस ये जो आर ये वाला लाइन है, पहला लाइन, इसका रेजिस्टेंस एक जगह दिया हूँ, इंडक्टेंस एक जगह दिया हूँ। दूसरा लाइन का रेजिस्टेंस एक जगह दिया हूँ, इंडक्टेंस एक जगह दिया हूँ। तीसरा लाइन का रेजिस्टेंस एक जगह दिया हूँ, इंडक्टेंस एक जगह लिया हूँ। अब कहाँ देना है एक जगह पे? देखिए यहाँ पे अब आप लोग लाइन पे आए हो, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे सिंगल फेज एनालिसिस ही करना है, ठीक है। यहाँ पे 3 फेज है, तो ये जो वोल्टेज लूंगा, वीएस जो वोल्टेज लूंगा वो पर फेज वोल्टेज होगा। वीआर भी जो वोल्टेज होगा वो पर फेज वोल्टेज होगा, ठीक है। तो मान लो मैं रिसीविंग साइड वोल्टेज ही मुझे दिया है, उन्होंने दिया है कि वी आर इज इक्वल टू 11 kV और बोला है कि ये लाइन वोल्टेज है। तो आप पहले इसको क्या करेंगे, फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करना है मतलब 11 kV/√3 करके इसको फेज वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका वी आर क्या होगा, पर फेज आ जाएगा। और आपका जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस को भी पर फेज करेंगे, इंडक्टेंस को भी पर फेज लेंगे। तो उसके बाद आपको सब कुछ पता है, तो उसके बाद आप लोग क्या करोगे, जो भी नॉर्मल जैसा पहले किए थे, जो भी तीन तीन अलग अलग मेथड्स बताया हूँ, कोई भी यूज करके, ठीक है। चलो सबसे पहला वाला यूज कर रहा हूँ मैं, सबसे पहला वाला यूज कर रहा हूँ, जिसमें मेरा v पर फेज इज इक्वल टू क्या होगा, √VR पर फेज इंटू कॉस फाई आर प्लस आई आर होल स्क्वेयर प्लस VR पर फेज इंटू साइन फाई आर प्लस आई एक्सएल होल स्क्वेयर करके मैं जो वैल्यू निकालूंगा VS का, वो भी पर फेज का होगा, ठीक है। उसके बाद फिर से उसको फेज वैल्यू को लाइन में बदलने के लिए इंटू √3 करिए, तो ये फेज वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यही करना है, कंफ्यूज मत होइए। अगर आपको बाद में जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तो न्यूमेरिकल उन्होंने बोला है कि एक 3 फेज लाइन है और उसका लंबाई 50 किलोमीटर से कम है और उसका वोल्टेज 11 kV है, तो आपको समझ में आ जाए कि 50 से कम है और वोल्टेज 11 kV है, मतलब ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। लेकिन वो बोलेगा ये 3 फेज लाइन है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। वहाँ पे जितने भी फेज वैल्यूज दिए है सबको, जितने भी लाइन वैल्यूज दिए, लाइन वोल्टेज दिया है, उसको फेज में कन्वर्ट कर लो। और ये भी चेक करना है कि रेजिस्टेंस जो दिया है वो पर फेज दिया है या नहीं दिया है। पर फेज में नहीं दिया तो पर फेज कर लो, उसके बाद जैसा नॉर्मल करते हो वैसे ही करो। उसके बाद आपका जो यहाँ पे VS का आएगा, ये VS भी आपका पर फेज आएगा। अगर वो क्वेश्चन में पूछा है कि मुझे VS लाइन में चाहिए, तो कुछ नहीं, VS जो पर फेज आया उसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो लाइन में बदल जाएगा, खत्म बात। अगर आप पावर भी पूछेगा, तो पहले पर फेज पावर मेजर कर लो, P इज इक्वल टू VR/IR cos फाई आर डालो। ये जो P आएगा ये आपका पर फेज आएगा, तो इसको इंटू 3 करोगे तो ये पर लाइन हो जाएगा, खत्म बात, ठीक है। पावर को इंटू √3 नहीं करेंगे भाई। पावर अगर आपने कैलकुलेट कर लिया और आपको जो पावर आया वो पर फेज पावर आया, तो 3 फेज का पावर चाहिए, इसको इंटू 3 करोगे, इंटू √3 नहीं करोगे, ठीक है महात्मा, ठीक है। हाँ, तो ऐसा आप लोग क्या कर सकते हो, कर सकते हो न्यूमेरिकल में जब आप देंगे तो करना तो वही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पे आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ लोड पावर फैक्टर ऑन वोल्टेज रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी, ठीक है। मतलब आपका जो लोड में पावर फैक्टर है वो आपका वोल्टेज रेगुलेशन को और एफिशिएंसी को कैसे अफेक्ट करेगा, ये चीज आपको देखना है, ठीक है। तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या आया था, जो भी किए थे, तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का आपका फॉर्मूला क्या आया था, IR, हाँ, प्लस, हाँ बाई, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आया है, ये किसके लिए आया है, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए आया है, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए आया था। क्योंकि हम लोग जो भी एनालिसिस किए थे, जो भी सर्क्यूट हमने बनाया था इसके आगे, वो पूरा सर्क्यूट किसके लिए बनाए थे, ठीक है। तो अब सेम वोल्टेज रेगुलेशन फार्मूला अगर आपको लीडिंग के लिए चाहिए, तो वो आपका क्या होगा, IR cos फाई आर, सेम है। लेकिन यहाँ पे प्लस की जगह क्या आएगा,
माइनस आएगा। ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन वहां पे प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, ठीक है। क्या? हाँ, पावर फैक्टर कहाँ रहता है, रोड के पास रहता है या सप्लाई के पास रहता है, बताइए। अब बताइए, अब ये चीज़ बताइए। अ, मैं जनरेट कर रहा हूँ, जनरेटिंग स्टेशन में मैं वोल्टेज जनरेट कर रहा हूँ। तो इनको पता रहता है क्या, यहाँ पे जो कस्टमर है, ये कस्टमर का कितना पावर फैक्टर रहता है, इनको पता रहता है क्या पहले से? मान लो ये आपका प्रयागराज थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, और ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, ठीक है। अब इनको पता रहता है क्या कि इसके घर में कितना पावर फैक्टर होगा? पता रहता है पावर स्टेशन वालों को? नहीं पता रहता है ना। तो पावर फैक्टर कौन डिसाइड करता है? अगर आपको सप्लाई मिला, ठीक है, आपको सप्लाई आया, घर से सप्लाई, आपको बाहर पोल से आपका घर में सप्लाई आया, ठीक है, और आपने घर में सिर्फ आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हीटर जला के रखे हो, तो आपका पावर फैक्टर कितना होगा? घर में आपने सिर्फ और सिर्फ हीटर जलाया है और कुछ नहीं जलाया, सिर्फ हीटर ऑन है आपके घर में, ठीक है, तो आपका घर में क्या होगा, सिर्फ रेसिस्टर ही रहेगा या इंडक्टर कैपेसिटर रहेंगे? हीटर ऑन किया हो, हीटर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या रहता है हीटर में, रेसिस्टर रहता है। तो जब रेसिस्टर रहता है, तो रेसिस्टर रहता है, रेसिस्टर में वोल्टेज और करंट कैसे रहते हैं, तो उस समय आपका पावर फैक्टर कितना होता है? ठीक है। अब आपने क्या किया, ठंडी खत्म हो गया, अब गर्मी का मौसम आ गया, तो आपने घर में क्या किया, आपने सिर्फ और सिर्फ एसी ऑन की हो, ठीक है, तो अब आपका एसी क्या होगा, इंडक्टिव लोड होगा या कैपेसिटिव लोड होगा? नारंगा मुक्का ना उड़ोगे हवा में, एसी कब से कैपेसिटिव लोड हो गया भाई? अच्छा ठीक है, कूलर का बताइए। तो ये बताइए, मशीन पढ़ रहे हो? अब आप लोग को आज मशीन ही पढ़ाओ। मशीन में आपका मोटर रहता है, मोटर में क्या रहते हैं, कैपेसिटर रहते हैं मोटर में या वाइंडिंग रहते हैं? तो मोटर, अब तब मोटर क्या होगा आपका, रेसिस्टिव होगा या इंडक्टिव होगा मोटर आपका? तो कूलर में क्या रहता है, कूलर में कैपेसिटर रहता है या मोटर रहता है? तो कूलर कौन सा लोड होगा? तो एसी में भी मोटर ही होगा ना, एसी में थोड़े कैपेसिटर लगा रहेगा, तो ये भी आपका क्या होगा? और मेरा गधों के से ना, आप लोगों को यही लगता है कि कैपेसिटर है तो कूलर के फैन जो मोटर रहता है उसमें कैपेसिटर लगा रहता है, घर में फैन में भी एक कैपेसिटर लगा रहता है। अबे मेरा, अब बेकार लोग, वो कैपेसिटर जो रहता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग टार्क प्रोवाइड करने के लिए काम करता है, वो पूरा दिन कंटिन्यूसली ऑपरेट नहीं करता, ठीक है, पूरा दिन कंटिन्यूसली आपका वाइंडिंग काम करता है, और वाइंडिंग आपका कौन सा लोड होता है, इंडक्टिव लोड होता है, ठीक है। तो मान लो ठंडी का, ठीक है, तो आपने घर में अगर मोटर ऑन किया, ठीक है, तो मोटर ऑन किया, तो मोटर आपका इंडक्टिव लोड है, तब आप बताइए आपका घर में क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर होगा या लीडिंग पावर फैक्टर होगा? हाँ, ठीक है। तो सबको आ रहा है वॉइस, ठीक है। तो आपका घर में जो मोटर रहता है वो इंडक्टिव लोड होता है, अगर आपके घर में आपने मोटर ही ऑन किया हो, तो आपका पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा। तो अब आप बताइए, आपका पावर फैक्टर एक बार रेसिस्टिव हो रहा है, एक बार वन हो रहा है, एक बार लैगिंग हो रहा है, एक बार लीडिंग हो रहा है, तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, आपका लोड आप जो यूज कर रहे हो वो डिसाइड कर रहा है या आपका जनरेटिंग स्टेशन वाले डिसाइड कर रहे हैं?
आपको लोड डिसाइड कर रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे पावर फैक्टर को लोड पावर फैक्टर बोले, ठीक है। यहाँ पे पावर फैक्टर को क्या बोले हैं, लोड पावर फैक्टर इसलिए बोले हैं क्योंकि आपका ये जो पावर फैक्टर रहता है ये लोड की साइड रहता है। मतलब मेरा ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे मैं सप्लाई दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं रिसीव कर रहा हूँ, तो रिसीविंग एंड के साइड कितना लोड है यही डिसाइड करता है पावर फैक्टर। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, लोड पावर फैक्टर ले रहा हूँ। और ये जो फॉर्मूलाज होते हैं रेगुलेशन का, आई आर कॉस फाई आर प्लस आई एक्सएल साइन फाई आर बाई वी आर, ये लैगिंग के लिए है, लीडिंग के लिए है। और ये लैगिंग पावर फैक्टर लीडिंग पावर फैक्टर कहाँ पे होता है, लोड के पास होता है, इसलिए इफेक्ट ऑफ लोड पावर फैक्टर और वोल्टेज रेगुलेशन बोले हैं, ठीक है। आप क्लियर है? कैपेसिटिव सेट घर में नहीं होता, इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज में कभी कभी क्या होते हैं, बहुत सारे मोटर्स यूज करते समय उस पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए कैपेसिटर लगाते हैं। कभी कभी वो कैपेसिटर ज्यादा लगाने की वजह से इंडक्टिव लोड हो जाता है, लीडिंग पावर फैक्टर आने का चांसेस होता है, ठीक है। लेकिन कैपेसिटिव लोड बहुत कम केसेस में आता है, मैक्सिमम केसेस में आपको रेसिस्टिव लोड होगा या आपका इंडक्टिव लोड होगा, ठीक है। मतलब यूनिटी पावर फैक्टर रहता है या लैगिंग पावर फैक्टर रहता है, लीडिंग पावर फैक्टर कुछ ही कंडीशंस में होता है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला लैगिंग के लिए प्लस आएगा, लीडिंग के लिए माइनस आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों आता है, देखिए, अगर आपका पावर फैक्टर लैगिंग है या आपका पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर है, तो उस कंडीशन में आपका आई आर कॉस फाई आर जो रहता है ये आपका हमेशा क्या होता है, आई एक्सएल साइन फाई आर से क्या होता है, ये सिंबल क्या है, ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको क्लियर ये है कि अगर आपका आप यहाँ पे आपको क्लियर ये है कि ठीक है, अगर आपका घर में पहला पावर फैक्टर 1 है, उसके बाद पावर फैक्टर आपका 0.9 लैगिंग हो गया, उसके बाद पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग हो गया, उसके बाद पावर फैक्टर 0.7 लैगिंग हो गया, तो जैसे जैसे आपके लोड के साथ पावर फैक्टर कम होता जाएगा तो आपका यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे आपका पावर फैक्टर गिरता जाता है तो आई आर कॉस फाई आर बढ़ता जाएगा, आई आर साइन फाई आर घटता जाएगा, तो इसलिए आपका सॉरी जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस साइन लगने की वजह से, यहाँ पे प्लस साइन लगने की वजह से आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, पावर फैक्टर कम होता जाएगा तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर में आपका आई आर कॉस फाई आर जो रहता है ये आपका आई एक्सएल साइन फाई आर से हमेशा क्या होता है, कम रहता है, ठीक है। मतलब लीडिंग पावर फैक्टर में अगर आपका पावर फैक्टर डिक्रीज होता जा रहा है तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। बस इतना ही है। क्या है कि अगर आपका लैगिंग पावर फैक्टर है, आपका फॉर्मूला ये होगा, ये फॉर्मूला क्यों आया, क्योंकि लैगिंग कंडीशन में आई आर कॉस फाई आर आई एक्सएल साइन फाई आर से ज्यादा होता है, ठीक है। और जैसे जैसे लैगिंग में पावर फैक्टर और कम होता जाएगा तो वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ता जाएगा। लीडिंग में आपका क्या होगा, आई आर कॉस फाई आर आई एक्सएल साइन फाई आर से कम होता है, तो इस कंडीशन में जैसे जैसे आपका पावर फैक्टर लीडिंग में कम होता जाएगा और आपका ये जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ठीक है। लीडिंग वाला का फायदा डायग्राम नहीं बना अभी तक, 3 बार लैगिंग वाला बनाए हो तो एक बार लीडिंग वाला नहीं बना पा रहे हो, हैं? मतलब आपको सब कुछ चम्मच, हाँ, केले का ऊपर निकाल के मुंह में खिलाएंगे तभी खाओगे आप लोग, है ना? हैं? मान लो ये आपका करंट रेफरेंस लिया हूँ, मेरा मर्जी में कुछ भी रेफरेंस लूंगा, ठीक है। अब ये मत बोलो कि सर करंट क्यों लिया हो, ठीक है। मैं करंट रेफरेंस लिया हूँ। अब लीडिंग पावर फैक्टर में वी आर ऊपर होगा या नीचे होगा? हाँ, क्योंकि करंट लीडिंग में होना चाहिए ना, तो वी आर नीचे आना चाहिए, तो ये वी आर हो जाएगा। तो आपका अब आई आर क्या होगा, आई इंटू आर क्या होगा,
ठीक है। अब आई एक्स सी आपका क्या होगा, आई एक्सएल आपका क्या होगा, ऊपर होगा नीचे होगा? आप ही बोल रहे हो, मैं सिर्फ ड्रा कर रहा हूँ। ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं होता है ठीक है, ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे होता है या ऊपर होता है ये? ऊपर होता है नीचे होता है? ठीक है, मैं दोनों डाल रहा हूँ यहाँ पे, एक और कंडीशन भी डाल रहा हूँ। अब आपका ये छोटा सा टास्क है, ठीक है। आप लोग पता करके बताओगे कि पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है, ठीक है। मतलब आई एक्सएल नीचे होगा या आई एक्सएल ऊपर होगा, वो आप लोग पता करके मुझे बताओगे, ठीक है। अब वो कल बताना, आज मत बताना, आराम से टाइम लो, कल बताओ आंसर, ठीक है। ठीक है, तो भाई ये आपका यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे हम लोग, इफेक्ट पढ़ रहे थे वोल्टेज रेगुलेशन का, ठीक है। और एफिशिएंसी का आप निकालेंगे, इफेक्ट ऑन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, ठीक है। तो ठीक है, आपका लोड जो होता है वो पावर फैक्टर पे डिपेंड होता है, ठीक है। क्योंकि आपका रिसीविंग एंड पावर पी इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, वी आर आई आर कॉस फाई आर होता है, ठीक है। अगर आपका पावर फैक्टर वेरी होगा तो ये पावर वेरी होगा, तो पावर वेरी होगा तो आपका एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, वी आर आई आर कॉस फाई आर अपॉन वी आर आई आर कॉस फाई आर प्लस आई आर प्लस प्लस आई आर स्क्वेयर है ना। तो जब आपका फाई आर वेरी होगा तो आपका एफिशिएंसी भी क्या होगा, वेरी होता रहेगा, ठीक है। तो आपका लोड पावर फैक्टर रेगुलेशन को भी असर करेगा और आपका लोड के साथ पावर फैक्टर एफिशिएंसी को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, मैं आज सोचा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन भी ख़त्म करूँ, लेकिन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन आज ख़त्म नहीं हो पाया है, ठीक है। यहाँ पे आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक सब क्लियर है? क्या सर्वे में गया हो क्या? ठीक है, तो आपका ये है, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन याद रखिएगा, जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो तो पहले चेक कर लीजिए कि वहाँ पे जो पावर फैक्टर दिया है वो लैगिंग दिया है या लीडिंग दिया है। अगर उसने लैगिंग दिया है तो आप वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला पहला वाला फार्मूला यूज़ करोगे, कौन सा, प्लस वाला, ठीक है। अगर वो लीडिंग दिया है तो आप वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला माइनस वाला यूज़ करोगे, प्लस वाला नहीं यूज़ करोगे, ठीक है। ये याद रखिए बस, ठीक है। उसके बाद आपको तीन तीन फार्मूला है वी एस मेथड करने के लिए, कोई भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल करते समय मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कौन सा फार्मूला कब यूज़ करना है, ठीक है। तो बाकी आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं क्लास एंड कर दूंगा, ठीक है। तो यूट्यूब वालों के लिए क्लास ख़त्म हो गया है, आप लोग रहिएगा, ठीक है। दूंगा यार, तुम लोग नोट्स के बिना पढ़ नहीं पाते हो क्या? मैं आपको पहले ही बताया था कि आपका जो नोट्स होता है वो आपके टेक्स्ट बुक का ही होता है।